Hello student, good morning to everybody. Today's topic, next new topic, I will tell you something about it. So please listen to me with carefully and try to understand what I say to you about this topic. Okay? मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। तो उसके मैंने कुछ एग्जांपल तो दिए थे, कुछ मैं आपको एग्जांपल यहाँ मैंने 5 एग्जांपल लिख रखे हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। जैसे ये हमने लिखा है हेडिंग, इफ़ आई वर ए किंग, पहला है इफ़ आई वर अ किंग, कॉमा, आई ब्लैंक मेक और यू माय मिनिस्टर। तो इसमें ना वर दे रखा है, वर। अब मैंने आपको बताया है कि जिस सेंटेंस, मतलब इसके 3 रूल्स मैं आपको रिपीट करता हूँ। यदि कोई मतलब सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, पहली बात। और उसमें क्या है, कंडीशनल सेंटेंस तीन कंडीशंस इसकी लागू होती हैं, जिसमें वर प्लस वुड, यानी कि वर के साथ वुड आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, और पास्ट परफेक्ट के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। यानी कि प्रेजेंट के साथ फ्यूचर, वर के साथ वुड और हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। ये अपन को याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग अपन इन सेंटेंसों को कंप्लीट कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, आप केवल ध्यानपूर्वक इन्हें सुनते जाएं और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करते जाएं। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है, मैंने इसमें कुछ मिक्स टेंस से रिलेटेड भी सेंटेंस दिए एक दो, तो वो आपको कंप्लीट करने हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको ही कंप्लीट करने हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस है, सी ब्लैंक जस्ट ब्लैंक कंप्लीट हर होमवर्क। अब जस्ट दे रखा है, जस्ट, जस्ट किसका एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का, अपन को पता है। दूसरा है, इफ़ आई गो टू आगरा आई ब्लैंक विजिट द ताज। प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट। चौथा है, सी हैड वर्कड हार्ड, सी ब्लैंक पास, यही पता है। मोहन ब्लैंक किल अ स्नेक यस्टरडे, ये भी आप आराम से उठे। यस्टरडे, यस्टरडे किसका एडवर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो अपन आराम से पढ़ सकते हैं। अब मैंने इसके अलावा एक नया टॉपिक लिया है आज, जो टॉपिक नया है, न्यू टॉपिक है, ये है अपना इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है ये, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देखो। इम्परेटिव सेंटेंस फर्स्ट, पहले तो ये प्लीज़, काइंडली और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिर डोंट से प्रारंभ होते हैं। डोंट, प्लीज़ या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, गो देयर, वहाँ जाओ, डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। और इससे क्या है, इसकी अगर एक डेफिनेशन अपन याद करें तो इन वाक्यों से, जिन वाक्यों से आज्ञा, सलाह, परामर्श, प्रार्थना आदि शब्दों का बोध हो, तो वे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ आओ, यहाँ आओ, तो इससे आदेश भी है, आदेश ही है यहाँ आओ, तो ये बनेगा, ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब वर्ब क्या है, आना, तो ये हो जाएगा कम हियर। हियर माने क्या होता है, यहाँ, तो ये हो गया कम हियर। किसी को गाली मत दो, किसी को गाली मत दो, तो डोंट अब्यूज एनी वन, डोंट अब्यूज एनी वन। कृपया मेरी सहायता करो, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। इस प्रकार से हम बहुत सारे इम्परेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, जो कि अपने किसी भी उसमें मदद करते हैं। एक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ये भी आते हैं, और ये
अपन आसानी से भर सकते हैं। तो ये हो गया। एक मैंने इसमें एग्जांपल भी लिया है जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए मदद करेगा। जैसे डोंट ब्लैंक राइट हियर। अब डोंट से प्रारंभ है। अच्छा, डोंट से प्रेजेंट इंडेफिनिट भी प्रारंभ होते हैं, लेकिन उसमें क्या आप ऐसे इसमें पहचान कैसे करेंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस का है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट दिया होता है। सब्जेक्ट जानते ही अपन, या कोई प्रोनाउन दे रखा होगा या नाउन दे रखा होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं आएगा। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हाइड किया जाता है, यानी कि छिपा हुआ होता है। इसमें सब्जेक्ट को शो नहीं करते हैं। तो जिसमें सब्जेक्ट ना दिखाया जाए और डोंट से स्टार्ट हो तो वो समझ लो इम्परेटिव हो, और जिसमें डोंट के बाद सब्जेक्ट दे रखा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखना। तो डोंट ब्लैंक राइट हियर, तो ये बनेगा डोंट राइट हियर, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, तो राइट का राइट हो जाएगा इस प्रकार से। अच्छा, मैंने एक नोट में लिख रखा है, इम्परेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कोई सा भी इम्परेटिव सेंटेंस अगर आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, तो अपन को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अपने ये इम्परेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गए। इम्परेटिव सेंटेंस का अगर सेंटेंस आता है वर्ब में भरने के लिए हम भर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक मैंने लिया है पैसिव वॉइस। इसको समझना। देखो, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था पैसिव वॉइस, तो उसमें मैंने एक डेफिनेशन लिखाई थी एक्टिव की और पैसिव की, दोनों की, कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। सबसे पहले आप लिसन होकर के बहुत ही आसानी से पहले अंडरस्टैंडिंग करें और बहुत ध्यानपूर्वक सुने। पहले देखो, एक्टिव जिसमें कार्य करने वाला सक्रिय हो। सक्रिय समझना क्या है, जिसमें कार्य करने वाला सक्रिय हो, तो वो सारे जितने भी सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस के होते हैं। जैसे हमने कहा मैं एक पत्र लिखता हूँ या मैं गाना गाता हूँ, तो मैं मतलब इसमें जो गाना गाने वाला व्यक्ति है उसने अपने आप को इसमें शो किया, उसने मतलब उसने क्या है कि सेंटेंस में उसको सक्रिय दिखाया कि मैं ये काम करता हूँ। तो मैं गाना गाता हूँ, तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है पैसिव। पैसिव क्या होता है? पैसिव में क्या है, कार्य करने वाला निष्क्रिय। जिन वाक्यों में कार्य करने वाला निष्क्रिय पाया जाए, या अर्थात कार्य करने वाले को शो न किया जाए, तो वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। अब क्या है इसमें कि पत्र स्वयं तो नहीं लिखा जा सकता ना, पत्र किसी के द्वारा ही लिखा गया होगा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन दूसरी भी है, जो कार्य किसी के द्वारा किया जाता है वो पैसिव वॉइस भी होते हैं। अच्छा, तो ये पत्र लिखा जाता है। अब ये सेंटेंस बनेगा ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन। अच्छा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ये तो पता ही है, क्योंकि पैसिव वॉइस जब पढ़ाए गए थे तब मैंने आपको समझाया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अभी तो मैं आपको ये लिटिलली बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप सुनो, फिर कल मैं और इसे अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अच्छा, तो मैं कह रहा था, हाँ, ए लेटर इज़ रिटन। अब समस्या ये आती है कि इसमें ये इज़ कहाँ से आया और ये रिटन क्यों आया। तो रिटन का तो मैं बता चुका हूँ कि ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से तो ये रिटन आया। अब बात आती है कि भाई ये इज कहाँ से आया, इसमें इज कहाँ से आया।
तो देखो हमने आपको पिछले एक वीडियो जब मैंने आपको ना पैसिव वॉइस समझाए थे, तो उसमें मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था। भाई एक्टिव से पैसे बनाते हैं तब एक चार्ट यूज़ किया जाता है उसको, मतलब उसमें कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए अपन एक चार्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कह सकते हैं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसका पैसिव हमेशा इज आर एम में बनता है। पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसका पैसिव वॉज वर्ब में बनता है। इसमें बनता है वॉज वर्ब में। और अगर और इसके अलावा जैसे कॉन्टिन्यूस हैं तो उसमें बीइंग लग जाती है। जैसे इज आर एम प्लस आई एन जी आ रही है तो पैसिव बनेगा, तो इज आर एम तो रहेंगे ऑलरेडी, लेकिन उसमें बीइंग लग जाएगा। ऐसे परफेक्ट के साथ बीन लग जाता है, बीन, बी डबल ई एन। जैसे हैज़ हैव आई या हैड आई या विल हैव सेल हैव आई। तो अगर पैसिव मतलब कोई से भी परफेक्ट का है तो उसमें हम बीन लगा देंगे, और पास्ट इंडेफिनिट का है तो वॉज लगा देंगे। सभी मॉडल के साथ बी यूज़ करते हैं, बी ई यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हमें चार्ट अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। पहली बात तो चार्ट याद होना चाहिए कि भाई कौन से सेंटेंस का पैसिव किस, जैसे हमने एक सेंटेंस मैंने बोला था पत्र लिखा जाता है। अब पत्र लिखा जाता है मतलब एक मैंने एक पहचान भी बताई थी कि मतलब ताती ते है, और फिर एक डेली रूटीन की बात है, मतलब जिसमें शो किया जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब प्रेजेंट हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनता है अपना इज आर एम में, इज आर एम में बनता है। तो और पैसिव वॉइस का है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट को शो नहीं किया गया है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन, है ना। अब देखो एक सेंटेंस मैंने भी इसमें लिया है यहाँ पैसिव वॉइस का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, लॉइन द लॉइन ब्लैंक कैच यस्टरडे, कैच यस्टरडे। अच्छा, मेन एडवर्ब का बड़ा ही महत्व है। आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में मेन एडवर्ब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बाई याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, बाई हार्ट याद होने चाहिए। तो आप बहुत आसानी से मतलब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भर सकते हैं, जिसके अपन को बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स मिलते हैं। तो देखो जी, सेंटेंस था द लॉइन ब्लैंक कैच यस्टरडे। अब मतलब इसका अर्थ निकालो तो ये निकल रहा है कि शेर पकड़ा गया था। भाई अपन को हिंदी अर्थ भी निकालना आना चाहिए, जिससे कि अपन बहुत आसानी से सेंटेंस को समझ सकते हैं और आसानी से भर सकते हैं। द लॉइन कैच यस्टरडे। अब यस्टरडे क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का क्या है? मेन एडवर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट का है, मेन एडवर्ब है यस्टरडे। अब यही से चलो, पास्ट इंडेफिनिट एडवर्ब है क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब है यस्टरडे, है ना। अब इसमें ना शेर पकड़ा गया, शेर मतलब किसी ने पकड़ा, स्वयं तो नहीं पकड़ा गया, किसी के द्वारा पकड़ा गया। तो जब मतलब शेर किसी के द्वारा पकड़ा गया, उसको सो नहीं किया गया, तो ये सेंटेंस किसका है? किसका है ये? पैसिव वॉइस का है। किसका है? पैसिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस का तो क्लियर हो गया, और यस्टरडे से ये क्लियर हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अब पास्ट इंडेफिनिट का क्लियर हो गया, पैसिव वॉइस का क्लियर हो गया। अब अपन को चार्ट याद होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव किस में बनता है। अगर एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसका पैसिव किस में बनता है? तो उसका पैसिव बनता है वॉज और वर में बनता है। सिंगुलर के साथ वॉज यूज़ करते हैं, और प्लूरल के साथ अपन वर यूज़ करते हैं, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस बन जाएगा द लॉइन। अब लॉइन एक है तो वॉज, और कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, तो ये हो जाएगा द लॉइन वॉज कॉट यस्टरडे। ये सेंटेंस भी आते हैं पैसिव वॉइस के भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भरने के लिए। तो सबसे पहले तो अपन को सारा पूरा एकदम चार्ट याद होना चाहिए, और सारे मतलब मेन एडवर्ब याद होने चाहिए, और ये पैसिव वॉइस का लगभग मैंने आपको बता दिया, इम्परेटिव सेंटेंस बना दिए, कंडीशनल सेंटेंस बता दिए सारे आपको कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं, और अपने सारे टेंसेस हो गए सारे, मतलब 12 जो उनके 4 के जो भाग होते थे, 3 के जो भाग होते थे, वो सारे मैंने आपको करा दिए, 4 भाग उनके। अब अपन को क्या करना है, सारे तो कंठस्थ अपन को याद करनी है, उसकी मेन एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, रूल सब।
मैं कल आपको ना एक वीडियो में सारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जितने भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दूंगे, जिसमें सारे जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड, वो मैं आपको दूंगा, तो अपन याद करके उनको भरेंगे। ओके, आज इतना ही बेटा, थैंक यू।